नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पंजाब के मोहाली की खबर के साथ में। दरअसल पंजाब के मोहाली में सोमवार रात को आरपीजी से हमला कर दिया गया। तो पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस बिल्डिंग हेडक्वार्टर पर सोमवार रात को आरपीजी से हमला किया गया। इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि इसके पीछे आतंकी साजिश है, लेकिन पंजाब पुलिस आतंकी साजिश से इनकार कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है यह हमला खालिस्तानी समर्थकों ने किया हो। शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे इतना तो साफ है कि यह हमला छोटा नहीं था। हमले से पहले संदिग्ध कार का नजर आना, हमले से कुछ दिन पहले बड़े खालिस्तानी हमले को नाकामयाब करना, यह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मामले को लेकर एनआईए ने भी पंजाब पुलिस से संपर्क किया है। संभावना जताई जा रही है कि एनआईए पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले सकती है। दरअसल यह धमाका सोमवार रात 7:45 पर मोहाली के सेक्टर 77 स्थित ऑफिस में हुआ है। विस्फोट की वजह से इमारत की एक मंजिल की खिड़की के शीशे टूट गए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर यह हमला रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड से किया गया। हालांकि ग्रेनेड फटा नहीं और केवल कांच के दरवाजे और खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए। पंजाब पुलिस की माने तो यह हमला करीब 80 मीटर दूर से किया गया है। अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज करके पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। इमारत में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए पुलिस आसपास के इलाके से फुटेज इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रही है। आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की गई है। पुलिस ने इलाके के मोबाइल टावरों की लोकेशन भी मंगवाई है। आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग को तबाह करने के मकसद से यह हमला किया गया होगा। दरअसल जिस तरह से इस हमले में आरपीजी का इस्तेमाल किया गया है, इस तरह का ग्रेनेड आतंकी वारदात में ही इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसे सामान्य ब्लास्ट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि हमलावरों ने पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। आमतौर पर आतंकी हमला या भी जो आतंकी हमला करते हैं वो सेना के कैंप या फिर पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास ही किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से खालिस्तानी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। पंजाब के कुछ इलाकों में पुलिस के विस्फोटकों से भरी कार भी मिली हैं। ऐसे में इस घटना को आतंकियों के प्रयोग के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस घटना के एक दिन पहले ही पंजाब से सटे राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के मुख्य गेट पर खालिस्तान समर्थक झंडे दिखने से हड़कंप मच गया था। इस घटना से साफ है कि खालिस्तानी समर्थकों का जो डेरा है वो पंजाब के शहरों में हो सकता है। पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। ऐसे में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सीमापार से भी मुहैया कराया जा सकता है। ऐसे में इस घटना के पीछे आतंकी सोच को एकदम से नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि फिलहाल पंजाब पुलिस आतंकी साजिश से इनकार करती हुई नजर आ रही है। पंजाब पुलिस इसे आतंकी हमला नहीं मान रही है, लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ है, यह हमला अपने आप में कई सवाल छोड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पंजाब इतना अशांत क्यों हो गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक भी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी और अन्य खुफिया अधिकारियों से भी पूरे मामले को लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और यह भी कहा है कि शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पूरे मामले की जांच चल रही है। इस पूरे मामले के संबंध में सोहाना थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर 307 आईपीसी 16 यूएपीए और 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। वहीं पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि मोहाली पंजाब इंटेलिजेंस बिल्डिंग ब्लास्ट के सिलसिले में 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि 11 संदिग्धों को पूरे मामले में हिरासत में भी ले लिया गया है। यहां पर आपको बता दें कि
दफ्तर पर सोमवार रात को रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था और यह हमला चलती कार से किया गया था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमला करने वाले स्विफ्ट कार में आए थे और उन्होंने चलती कार से ही इमारत को निशाना बनाया था। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं रॉकेट लॉन्चर से हमले की सूचना के बाद मोहाली ही नहीं बल्कि ट्राई सिटी के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। एसएसपी चंडीगढ़ कुलदीप सिंह चहल, एसएसपी मोहाली विवेकशील सोनी और जो तमाम पुलिस बल है वो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। 7:45 पर यह हमला हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर नजर आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से यह हमला हुआ था। उसके बाद जो रॉकेट लॉन्चर से बम दागा गया था, जो ग्रेनेड दागा गया था, वो फटा नहीं था, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि दिन के वक्त में अगर यह हमला होता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं खुफिया मुख्यालय में हमले के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जांच की टीम मौके पर है, लेकिन इसी बीच दफ्तर की लाइट बंद कर दी गई। अमूमन ऐसी किसी घटना के बाद सभी लाइट ऑन कर दी जाती है, लेकिन धमाके के बाद यहां बिल्डिंग की लाइट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने हमले में फिलहाल आतंकी एंगल से इनकार किया है। हालांकि जब एसपी से यह पूछा गया कि क्या इसे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, तो मोहाली के एसपी मुख्यालय रविंद्रपाल सिंह ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो मामले को लेकर के अब जांच एजेंसियां एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जो सुरक्षा के एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जांच तेज कर दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी, जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जाएगी, तो उसके बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। एनआईए ने सोमवार को दाऊद के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आतंकी हमलों को किस तरह से अंजाम देने के लिए टेरर फंडिंग हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए जांच कर रही है। उसी के तहत दाऊद के ठिकानों पर, तो दाऊद के गुर्गे हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। रेड के बाद अब एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोहाली में जो ये हमला हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। यानी कि एनआईए का जो एंगल है, एक तरफ मुंबई में छापेमारी की जा रही है, दूसरी तरफ जो ये पूरा मामला है, ये संभावना जताई जा रही है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले सकती है। तो एनआईए पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। एक तरफ दाऊद के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, वहां पर एनआईए ने क्या बड़ा खुलासा किया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले में एनआईए अगर जांच करेगी तो आप खुद ब खुद सोच सकते हैं कि यह मामला कितना बड़ा है, कितना गंभीर है। कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ऐसे में एनआईए की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और एनआईए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा किस तरह से इससे पहले मुंबई समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और अब मोहाली की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर सियासत तेज होती हुई भी नजर आ रही है। इस मामले को लेकर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसने भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की आप सरकार उन लोगों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालत में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मोहाली में खुफिया मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। हमारे पुलिस बल पर यह कायराना हमला बेहद चिंताजनक है और मैं सीएम से अपील करता हूं कि इस मामले की जांच हो ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस घटना पर दुख जताया है।
उन्होंने कहा कि पटियाला में झड़प के ठीक एक हफ्ते बाद अब इंटेलिजेंस ब्यूरो मोहाली के बाहर धमाका हुआ है। पंजाब पुलिस को बग्गा का पीछा करने के बजाय राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और केजरीवाल को राज्य की शांति के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। सवाल अब कई सारे विरोधी उठा रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के साथ प्रयोग कर रहे हैं और उन्हीं प्रयोगों का ये नतीजा है जो पंजाब में हाल ही के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं। जो ये पुलिस मुख्यालय पर जिस तरह से हमला हुआ है, पुलिस का जो खुफिया मुख्यालय है उस पर यह हमला हुआ है, तो अब सवाल कई सारे इन तमाम घटनाओं के बाद सामने आ रहे हैं कि आखिर पंजाब में कानून व्यवस्था का स्तर लगातार गिरता क्यों जा रहा है। पंजाब पुलिस दूसरे राज्यों में कार्रवाई करने के लिए तो पहुंच रही है, लेकिन पंजाब की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम पंजाब पुलिस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। भगवंत मान क्या कानून व्यवस्था को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है तो इस पूरे मामले को लेकर सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, पंजाब सीमावर्ती राज्य है और यहां पर बात सिर्फ सियासत की नहीं है, बात ये लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। सीमावर्ती राज्य है और ऐसे में यहां पर कानून व्यवस्था अगर लचर होगी, कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तो फिर इसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा। और जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसकी हरकतें अगर बढ़ जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिक्कतें भी सामने देखने को मिलेंगी। अब एनआईए पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, देखना, माफ कीजिएगा, अभी जांच कर नहीं रही है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि एनआईए पूरे मामले की जांच कर सकती है। तो अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से नए नए खुलासे सामने आते हैं, इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब अस्तित्व को अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो 2024 के चुनाव और उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को खुद को साबित करना होगा। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीके को भी कांग्रेस ने अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस ने बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट, अहम पद पर रहने के बाद 3 साल तक कूलिंग ऑफ पीरियड होने और पैनलों में बड़ी संख्या को कम करना शामिल है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान को यह सुझाव दिया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नेताओं को एक कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 सालों तक पद से दूर रखा जाना चाहिए। इस पर सहमति बन गई है। इसके अलावा एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने पर भी सहमति बनी है। पार्टी का मानना है कि इससे वे बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों का जवाब दे सकेगी। खास बात यह है कि उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है, जिनमें इन सभी प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। साफ है कि पार्टी 2024 के चुनाव से पहले जरा सी भी ढील देने के मूड में नहीं है। लिहाजा पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष बनाए हैं और यूपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए भी पार्टी बड़ी प्लानिंग करने में जुटी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इन राज्यों पर भी पार्टी की नजर है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए देश भर में राहुल गांधी के दौरे कराए जाने का सुझाव भी दिया गया है। हालांकि इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष और संगठन चुनावों को लेकर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी तैयारियां करती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से ये तैयारियां चल रही हैं, क्या वो सही दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट, इससे बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों से पार्टी बच जाएगी। तो क्या बीजेपी का जो आरोप रहा है वो ये रहा है कि एक परिवार से 2 लोग क्यों खड़े हो रहे हैं,
ये पूरा मामला जिस तरह से बीजेपी परिवारवाद के आरोप लगाती है, यहां पर यह समझना बेहद जरूरी होगा, हाईकमान में जो लोग हैं, जिन 2-3 लोगों के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती हुई नजर आती है, ये इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं कि पार्टी में जो दूसरे की ना सुनने का जो कल्चर है वो दिखाई नहीं देता है। देखना दिलचस्प होगा कि जो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आती रहती थी, जो अभी भी जब चुनाव नजदीक हैं कई राज्यों में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है, तो ऐसे में इन राज्यों में अंदरूनी कलह जब चुनाव नजदीक हो तो ऐसे में बढ़ जाती है। उससे पार पाने के लिए कांग्रेस कौन से कदम उठाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब चिंतन शिविर का आयोजन जरूर उदयपुर में किया जा रहा है, लेकिन उस चिंतन शिविर से कांग्रेस को संजीवनी मिल पाएगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी की नीतियों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और संगठन चुनावों को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति ना होना, तमाम तरह की जो बातें निकल करके पार्टी में सामने आ रही हैं, इन तमाम परेशानियों से कांग्रेस पार्टी कब उबर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसका जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है, इस बारे में भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। बुलेटिन में अब बात एनआईए के बड़े खुलासे की भी कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। दरअसल एनआईए ने सोमवार को दाऊद के गुर्गों के ठिकानों के पर छापेमारी की थी, जिसके बाद एनआईए ने यह बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने कहा है कि आतंकी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हिंसा भड़काना चाहते हैं। एनआईए हिंसा भड़काने के लिए टेरर फंडिंग के मामले की जांच कर रही है। बता दें कि दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के खुलासे के बाद छापेमारी शुरू हुई थी। तो एनआईए ने यह कहा है कि आतंकी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हिंसा भड़काना चाहते थे, जिसके बाद अब टेरर फंडिंग के मामले की जांच की जा रही है। दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के खुलासे के बाद छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ था। मुंबई में 24 जगहों और आसपास के मीरा रोड, भयंदर कमिश्नरेट में 5 जगहों पर तलाशी ली गई। एनआईए के मुताबिक डी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क में दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों हाजी अनीस, छोटा शकील, जावेद पटेल और टाइगर मेमन से जुड़े आतंकवादी शामिल हैं। हथियारों की तस्करी, नार्को आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली करेंसी का प्रचलन और आतंकवादी फंड जुटाने के लिए प्रमुख संपत्तियों के अनाधिकृत कब्जे और लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा समेत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग की जांच की जा रही है। एनआईए ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम के संदिग्ध सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अचल संपत्ति में निवेश का दस्तावेज, नकदी समेत आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। कासकर की हिरासत की मांग करते हुए एनआईए ने मुंबई की एक विशेष अदालत को बताया कि डी कंपनी ने विस्फोटकों और घातक हथियारों का उपयोग करके राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों समेत प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर हमला करने के लिए एक विशेष इकाई की स्थापना की थी। एनआईए ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं को भड़काने की योजना ये बना रहा था, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंसा हो सकती है। दिल्ली में शराब सस्ती हो सकती है। दरअसल केजरीवाल सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल दिल्ली सरकार 1 जून से शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी पर दी जा रही 25% की छूट को अनलिमिटेड करने जा रही है। ऐसा होने के बाद शराब विक्रेता एमआरपी से नीचे किसी भी प्राइस पर शराब बेच सकेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपने इस फैसले की फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना है कि लाइसेंस धारक शराब बिक्री के लिए एडवांस में लाइसेंस फीस दे रहे हैं, तो उन्हें उसके अनुसार कम कीमत पर शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार राजधानी में सुबह 3 बजे तक बार खोलने का भी फैसला सरकार की ओर से किया गया है। इसके लिए आबकारी विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने बीती 2 अप्रैल को निजी दानों को
शराब की एमआरपी पर 25% की छूट देने की मंजूरी दी थी। ये डिस्काउंट 31 मई तक जारी रहेगा। वहीं इससे पहले डीडीएमए की कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शराब की बिक्री पर छूट को वापस ले लिया गया था। उस दौरान शराब दुकानदार विदेशी शराब और IMFL पर भी 50% डिस्काउंट देने लगे थे। इस वजह से दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ लगने लगी थी, जिसके बाद छूट को वापस ले लिया गया था। हालांकि 2 अप्रैल को फिर डिस्काउंट को बहाल कर दिया गया। इसी के साथ बता दें कि दिल्ली में साल 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति 1 जून से लागू होने जा रही है। इसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है। बुलेटिन में अब बात चक्रवाती तूफान आसानी की भी कर लेते हैं। दरअसल आसानी परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सरकारें अलर्ट पर नजर आ रही हैं। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान आसानी का असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आसानी के असर के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। 10 मई यानी कि आज इसके आंध्र ओडिशा के तटों से पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि चक्रवात पिछले 6 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है और पुरी के लगभग 590 दक्षिण पश्चिम और गोपालपुर ओडिशा से लगभग 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम मध्य और उससे सटी दक्षिण बंगाल की खाड़ी में समुद्र बहुत तीव्र स्थिति की संभावना बन रही है। ऐसे में मछुआरों को 13 मई तक तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात आसानी का असर बिहार और यूपी के पूर्वी जिलों में भी देखने को मिलेगा। यहां 11 और 12 मई को पूर्वी यूपी में चमक के साथ तेज तूफानी हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। पूर्वी यूपी में 14 मई तक बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलिया समेत आसपास के पूर्वी जिलों में 14 मई तक हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया है। चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा और आंध्र प्रदेश को तटीय क्षेत्र में सागर अशांत रहेगा। 10 मई शाम को कई राज्यों में हल्की बारिश होगी, लेकिन ओडिशा के गजपति, गंजाम और पुरी जिले में भारी बारिश के आसार हैं। 11 मई को गंजाम, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर और कटक जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं 12 मई को पुरी, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर जिले में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और लोगों को फिलहाल शेल्टर्स में भेजने का काम जरूर शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। इसके अलावा उड़ीसा सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। दरअसल ये तटीय राज्य बार बार जो तूफान की त्रासदी है उसको झेलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अनुभव जरूर है, लेकिन जो राहत बचाव का काम है, ज्यादा जानमाल का नुकसान न हो, इसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है और ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगातार कोरोना के मामले 3000 से ज्यादा सामने आ रहे थे। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इस दौरान 2288 केसेस सामने आए हैं। वहीं 3044 लोग ठीक हुए हैं। सक्रिय केस 766 घटकर 19637 हो गए हैं। इससे पहले सोमवार को बीते 24 घंटे में देश में 3207 नए केस मिले, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई थी। तो कोरोना के मामले लगातार चिंता बढ़ाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। सावधानी बेहद जरूरी है और सावधानी में ही बचाव नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार पिछले कुछ दिनों में बढ़ी थी, हालांकि आज मामले कम सामने आए हैं, तो ऐसे में सावधानी ही एकमात्र बचाव नजर आता है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिशें करते हुए नजर आ रही है। वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है और अब सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना बेहद जरूरी हो गया है।
देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।